उपलब्धियों तक पहुंचने का जो रास्ता है वो बहुत कठिन रास्ते से मैं आया हूँ जी। वो बताना इसलिए ज़रूरी है कि देश के कितने बच्चे जी। आज भी वैसे ही कठिन रास्तों पर चल रहे होंगे। उनको ये बुरा लगा कि हमारा जो सौतेला बेटा है वो अच्छा क्यों है। तो उन्होंने क्या किया, हमारी किताबों को तोड़ा, पट्टी को तोड़ा, किताबों को फाड़ा और उसमें आग लगा दी। पत्रकार अंबेडकर का प्रभाव, जी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये पत्रकार अंबेडकर के बारे में आप हमें कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। बाबा साहब देख ये रहे थे कि जो समाचार पत्र हैं मराठी के, अंग्रेजी के जी। वो उनके काम को ठीक से पेश नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनकी आलोचना तो खूब छपती है कि बाबा साहब ने ये सिद्ध किया कि गांधी जी ने और कांग्रेस ने दलितों के लिए कुछ किया नहीं है। जी। उन्होंने किताब भी लिखी कि कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया। जी। नमस्कार, डायलॉगस में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं प्रीता हरित। आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिनका नाम है श्री शिवराज सिंह बेचैन। शिवराज सिंह बेचैन एक भारतीय कवि, लघु कथाकार और निबंधकार हैं। वर्ष 2010 में दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में अनारक्षित पद पर आपको प्रोफेसर नियुक्त किया गया था और आप विभाग के पहले दलित प्रोफेसर बने। वर्तमान में आप दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। आपने हिंदी में 2 दर्जन से भी अधिक पुस्तकें लिखी हैं। आपके लेखन में सबसे प्रसिद्ध आपकी आत्मकथा मेरा बचपन मेरे कंधों पर है, जो 2009 में वाणी प्रकाशन द्वारा प्रकाशित हुई थी। आपकी आत्मकथा मेरा बचपन मेरे कंधों पर का अंग्रेजी में अनुवाद माई चाइल्डहुड ऑन माई शोल्डर्स नाम से किया गया और 2018 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा प्रकाशित किया गया। आप नियमित रूप से राष्ट्रीय समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में भी लिखते हैं। वर्ष 1995 में आपको आपके काम हिंदी की दलित पत्रकारिता पर पत्रकार अंबेडकर का प्रभाव पर पीएचडी की उपाधि से सम्मानित किया गया था। साहित्य जगत में आपको ढेरों सम्मानों से नवाजा गया है। बेचैन जी, बहुत नमस्कार आपको। आपको कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ। तो आपके बारे में मैंने काफ़ी लोगों से सुना, आपकी तारीफ सुनी, आपकी उपलब्धियां, आपका सम्मान तो हम सब देख पा रहे हैं। इन उपलब्धियों और सम्मानों के पीछे जो संघर्ष छिपा है वो हम जानना चाहते हैं आपसे। देखिए, ऐसा है कि ये जो मेरा थोड़ा बहुत काम है जी। समाज की जो सेवा मुझसे बन पाई है उसको आप जैसे लोगों ने रिकॉग्नाइज किया, सम्मान दिया, वो असल में मेरी बड़ी उपलब्धि वही है जो उसको मान्यता मिली। जहाँ तक संघर्ष की बात है तो वो मेरे जीवन से संबंधित है जी। क्योंकि मेरा जीवन ही संघर्ष से भरा है और इन उपलब्धियों तक पहुंचने का जो रास्ता है वो बहुत कठिन रास्ते से मैं आया हूँ। जी। वो बताना इसलिए ज़रूरी है कि देश के कितने बच्चे आज भी वैसे ही कठिन रास्तों पर चल रहे होंगे या चल रहे हैं और जैसे मुझे मंजिलें या पड़ाव मुश्किल होते गए या मुश्किल से मुझे प्राप्त हुए, वैसे उन लोगों को भी हासिल हो रहा है। तो बताना इसलिए ज़रूरी है कि जिस मेहनत से, जिस परिश्रम से मैं इस यात्रा को पूरा करके आया वो उन्हें भी प्रेरणा दे। बिल्कुल। वो भी समझें कि हाँ, हम भी जीवन में कुछ कर सकते हैं, हमारा जीवन व्यर्थ नहीं है और ऐसा नहीं है कि बहुत सारी सुख संपन्नता से ही हमें अपनी सफलताएं मिलती हैं या हम कुछ कर पाते हैं। हम अपने मनोबल से, अपनी सेवा से, अपने संघर्ष से भी बहुत कुछ दे सकते हैं समाज को, देश को। तो वो छोटी छोटी बातें हैं। तो आपके जीवन संघर्ष में आपको अपने जीवन से जो प्रेरणा मिली, अपने संघर्ष से जो प्रेरणा मिली, वो प्रेरणा के बारे में बताइए और थोड़ा सा कोई, अगर आप हमारे साथ कुछ साझा करना चाहें तो कोई घटना, कोई उदाहरण ऐसा बताइए जिसने आपको
वास्तव में जो प्रेरित किया कि मुझे इस विषय पर रिसर्च करनी है, पढ़ाना है, लेखन करना है, ये सारे काम आप जो कर रहे हैं जी, ये कैसे कर लेते हैं आप? अब देखिए ऐसा है कि जो कहते हैं ना कि अंदर जो आग होती है कुछ करने की, कुछ कर गुजरने की, वही सब करा लेती है। और जहाँ तक यात्रा की बात है या घटनाओं की बात है, तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि मेरा जन्म एक बहुत ही निर्धन और बहुत ही उपेक्षित समाज परिवार में हुआ, जिसे हमारे परंपरागत दृष्टि से जो है अनुसूचित जाति कहते हैं। तो सामाजिक दृष्टि से तो उपेक्षित था ही, वो घर आर्थिक रूप से भी बहुत टूटा हुआ था। और बड़ी बात यह हुई, बड़ी घटना, कि मेरे पिताजी की मृत्यु तब हुई जब मैं 5 साल का था। और उन्होंने कुछ विरासत में छोड़ा नहीं था, चूँकि था भी नहीं कुछ। वो एक कारीगर थे, हाथ कारीगर थे। तो जब वो चले गए तो कारीगरी भी साथ ही चली गई। और तब यह है कि मेरे लिए पढ़ना लिखना क्या, जीवित रहना ही एक सवाल बन गया। माँ का पुनर्विवाह हुआ और जो हमारे सौतेले पिता थे उन्होंने सामाजिक दबाव में आकर हमें स्कूल में दाखिला दिलाया। अच्छा। और जब दाखिला दिलाया तो कुछ ही दिन में अध्यापक से एक रिपोर्ट मांगी गई कि बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं। एक उनका अपना पहला बच्चा था और एक मैं था। जी। शिक्षक ने कहा कि ये जो छोटा बच्चा है, मेरे बारे में उन्होंने कहा, जी, ये होनहार है, जी, आप इसे पढ़ाएंगे, ये जरूर कुछ बनेगा, कुछ करेगा। जी। लेकिन जो आपका सगा बेटा है, जी, वो थोड़ा स्लो लर्नर है, मंदा चल रहा है, लेकिन वो भी पढ़ जाएगा। जी। तो इस रिपोर्ट का नतीजा हमारे पक्ष में नहीं आया। उनको ये बुरा लगा कि हमारा जो सौतेला बेटा है वो अच्छा क्यों है। तो उन्होंने क्या किया, हमारी किताबों को तोड़ा, पट्टी को तोड़ा, किताबों को फाड़ा और उसमें आग लगा दी और हमारा स्कूल जाना बंद हो गया। और माता ने हमारी ने बहुत कोशिश की, उसको भी मारा पीटा और हमारा स्कूल जाना रुक गया। अब उसमें आप देखिए कि एक ऐसी घटना घटित हुई कि मेरी इच्छा पढ़ने की थी, बहुत प्रबल इच्छा थी और घर में कोई साधन नहीं था। तो मैं छिप छिप कर जो स्कूल जा रहे थे बच्चे, उनके घर जा जाके कुछ पढ़ता था। एक बादशाह नाम का हमारा क्लास फेलो था, छोटा बच्चा, वो उसके घर जाके मैं कुछ पढ़ लेता था। एक दिन हुआ क्या कि हमारे जो सौतेले पिता थे उनके छोटे भाई जुआ खेल कर आए थे। दीपावली का समय था और कुछ रुपए जीते थे उन्होंने जी। और वो अपना कुर्ता घर में टांग कर बाहर निकल गए। अच्छा। तो मैंने उसमें हाथ डाला, उसमें बहुत सारे रुपए थे और उसमें से 1 रुपया निकाला मैंने और मैं किताब खरीदने के लिए गांव में चला गया। और उधर से लौट के आया तो मेरी माँ को बुरी तरह से मारा पीटा गया कि चोरी का इल्जाम माँ पर लगा। और माँ को इतना मारा पीटा कि अब मैं ये कहता कि नहीं, चोरी माँ ने नहीं, मैंने की है, तो मेरा भी वही हाल होता। वो घटना मेरे जहन पर लंबे समय तक छाई रही। वो गांव भी हमें छोड़ना पड़ा। अच्छा। माँ ने मेरी मौसी से बात की, मौसी दिल्ली में थी जी। राजौरी गार्डन जनता मार्केट में मौसा जी की एक जूतों की छोटी सी दुकान थी, वहाँ मुझे भेज दिया गया। तो यहाँ आकर भी मुझे मजदूरी करनी पड़ी क्योंकि कोई साधन नहीं था। और मौसा जी ने फिर क्या किया कि माँ को कहा कि भाई हम इसे रख तो सकते हैं लेकिन इसके अपना खर्चा उठाना पड़ेगा। तो मुझे छोटे छोटे काम ढूंढने पड़े। एक काम था नींबू बेचने का और मैं राजौरी गार्डन जाता था, वहाँ से हर दिन पहली बस से जाता था और कुछ नींबू लेकर मार्केट में, जो जनता मार्केट थी, फ्लैट्स के आगे पीछे गलियों में आवाज़ लगाता था, रस के भरे रसीले नींबू, हंस के लो भाई हंस के लो, 10 के दो 15 के दो। इस तरह से वो बचपन चला। और उसमें भी एक घटना ये घटित हुई कि एक सरदार परिवार था, उनके बच्चे नहीं थे, तो उन्होंने मुझे गोद लेने की पेशकश की। और जब मौसा जी से के सामने ये बात आई तो उन्होंने चुपचाप मेरी माँ को एक पत्र लिखा और कहा कि तुम्हारा बेटा हाथ से निकलने जा रहा है,
तुम लेना चाहो तो आ जाओ। वो बस वापस ले गई और मुझे गांव में जाके छोड़ दिया। फिर वो मेरे पैतृक गांव में जाके छोड़ा और वहाँ कुछ भी साधन नहीं था। मेरे दादा नेत्रहीन थे, वो हमारे गांव के यादवों की चाकी पीसते के गुजारा करते थे अपना। तो वहाँ छोटे छोटे काम मुझे करने पड़े, रहट हाँकना, दाएं हाँकना, घास खोदना, उस पर बचपन चल रहा था। लेकिन मैं पढ़ाई भी चल रही थी या नहीं? नहीं। पढ़ाई तो अभी चली ही स्कूल नहीं। वहाँ जो मैंने अक्षर ज्ञान मुझे हो गया था, उसके आधार पर मैं जब दिल्ली आया तो चूंकि मौसेरे भाई पढ़ रहे थे, एक मौसेरे भाई उनमें से हमारे MBBS किया उन्होंने बाद में, तो वो मुझे थोड़ा पढ़ा दिया करते थे। और चूंकि मैं दोपहर तक अपना काम कर लेता था, उसके बाद जो समय बचता था तो मैं घर पर ही पढ़ता था, लेकिन स्कूल में दाखिला नहीं था। एक बार प्रयास किया था, वहाँ नगर पालिका के स्कूल में मेरा दाखिला करा दिया था, लेकिन उस दिन मेरे नींबू नहीं बिके थे, तो वो मेरा स्कूल जाना रुक गया था। अब वो जो मैंने सीख लिया था अक्षर ज्ञान से और स्वाध्याय से, जो लगातार मैं पढ़ रहा था, उससे फिर मुझे ये चस्का लगा कि हमारे गांव में पेट बाजार में जो लोक साहित्य बिकता था, गीत रागनी ये सब, आला ढोला ये सारे, वो सब मैं पढ़ता था खरीद के जी। और उसके आधार पर मैं कुछ कविताएं करने लगा जी। तो गांव में एक दिन हमारे गांव में एक स्कूल का निर्माण हो रहा था और उस पर सभी लोग श्रमदान कर रहे थे, यानी मुफ्त में काम कर रहे थे, और मैं भी उसमें था जी। तो मैं ईंट गिलाया देते हुए कुछ गा रहा था। तो वहाँ एक अध्यापक ने सुना और उन्होंने मुझसे पूछा कि ये तुम किसका गाना गा रहे हो? तो मैंने कहा ये किसी का नहीं गा रहा, मैं खुद बनाता हूँ और खुद गाता हूँ। तो सब लोग चकित हो गए, क्योंकि उन्होंने तो मुझे मजदूरी करते ही देखा जी। कभी किसी स्कूल में नहीं देखा, कभी किसी फंक्शन में नहीं देखा। तो मुझे पकड़कर हेडमास्टर के पास ले गए। तो हेडमास्टर ने कहा कि तुमको पढ़ना आता है? मैं कहा हाँ। कि गीत, ये कविता तुमने खुद बनाई है? हाँ। तो उन्होंने जो छठे पाँचवें के बच्चों की किताबें थी वो लाके मेरे सामने रखी, कहा पढ़ कर सुनाओ। तो वो मैं सब पढ़ गया, क्योंकि वो तो सब अभ्यास मैंने किया ही था। तो बल्कि जो महिला मुझे गोद लेना चाहती थी सरदार परिवार की, वो महिला जब मैं आया था मुझे उन्होंने कुछ किताबें दे दी थी साथ में जी। और वो जब मैं जाता था तो वो कुछ खिलाती थी और पढ़ाती थी, तो उनका भी मुझे एक अनौपचारिक जो शिक्षा उनसे प्राप्त हो चुकी थी। तो फिर अगले दिन ये हुआ कि होली का त्यौहार था और गांव में फंक्शन हो रहा था। तो जब वो फंक्शन चल रहा था तो वही अध्यापक जिन्होंने मुझे वहाँ सुना था जी। उन्होंने कहा कि जाति का नाम लेकर कि वो उस जाति का वो लड़का जो खड़ा है पीछे, सबसे पीछे खड़ा है, वो कवि हो गया है, उसको बुलाओ और वो कुछ सुनाएगा। तो जो गांव में आम सभा की तरह जो चल रहा था फंक्शन होली का जी। उसमें मुझे खड़ा किया गया। अच्छा। और उस समय एक घटना घटी थी कि वहीं एक व्यक्ति बैठे थे, हनुमान सिंह यादव नाम था उनका। उन्होंने अपनी पत्नी के लच्छे बेच दिए थे और वो पत्नी बहुत रो रही थी, तो उन पर मैंने एक तुकबंदी की। बहुत अच्छे। कि सभा में बैठे हैं अच्छे, बेचकर पत्नी के लच्छे, पिता ऐसे मन के कच्चे, भला कैसे होंगे बच्चे। तो उस पर तालियां बजी और लोगों ने कहा अरे वाह ये तो खूब, और सबको पता था कि घटना वही ताज़ा घटना थी। फिर कुछ और जो गांधी जी से प्रभावित थे तो धूम्रपान और ये मदरा निषेध वगैरह, इस पर कुछ तुकबंदियां थी मेरी। उस समय परिवार नियोजन का शुरू हो गया था जी। जो इमरजेंसी। तो हुआ ये कि उस फंक्शन में मैंने अपनी जो तुकबंदियां पेश की, उससे काफ़ी प्रभावित हुए लोग जी। और अगले दिन मैं होली का दिन जब ख़त्म हो गया तो मैं अपने कुछ श्रम करने जाना था, मजदूरी करने जाना था, और मैं सुबह निकल गया, कंधे पर थैला पड़ा हुआ था जी। और अपना गाता गुनगुनाता जा रहा था। तो रास्ते में जहाँ से मैं गुजर रहा था वहाँ एक खेत था तालाब के किनारे, उसमें एक अध्यापक प्रेमपाल सिंह यादव कुछ सरसों वर्षों अपनी देख रहे थे। तो उन्होंने मुझे आवाज़ दी कि स्वराज रुको, मेरे पास आओ। मैं गया अंदर खेत में, क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि कल जो तुमने सुनाया
उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ और मुझे तुम्हारे अंदर बहुत संभावनाएं दिखाई पड़ती हैं जी। और अगर तुम्हारी प्रॉपर शिक्षा हो जाए तो तुम गांव का नाम रोशन कर सकती हो, इतना उन्होंने कहा जी। तो तुमको पढ़ना चाहिए। तो मैंने कहा कि ये तो बहुत, मेरी भी प्रबल इच्छा रही है पढ़ने की और बहुत कोशिश की है, लेकिन मैं पढ़ नहीं सकता। और कारण यह है कि मुझे कोई स्कूल में दाखला ही तो दे सकता है, रोटी कपड़ा कोई नहीं दे सकता। तो मैं अपनी रोटी कपड़ा का इंतजाम खुद करता हूँ। अब मैं जा रहा हूँ मजदूरी करने, तब मुझे खाना मिलेगा। अगर मैं न जाऊँ तो खाना नहीं मिलेगा। तो अगर मैं स्कूल चला जाऊँ तो मुझे रोटी कहाँ से मिलेगी। तो उन्होंने कहा कि हाँ ये सवाल तो है, लेकिन आप कल तुम हमारे घर आओ, इस बात पर सोचेंगे। जी। तो अगले दिन मैं जब उनके घर गया तो उन्होंने बिठाया और उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि ऐसा है, मैं स्कूल में हूँ और तुम्हारा दाखला हो सकता है और तुम जो है ऐसा करो कि दाखला हो जाए तो हम मुफ्त में हम भी नहीं कराएंगे, छुट्टियों में तुम हमारे खेतों पर काम कर दिया करना, बाकी तुम अपना पढ़ना। तो उनका ये प्रस्ताव मानकर मैंने कहा कि ठीक है। लेकिन जब मैंने उनके घर जाने और पढ़ने का निर्णय लिया तो मेरी तमाम बस्ती ने विरोध किया, मेरी माँ ने भी विरोध किया। क्यों? उन्होंने कहा कि जो बच्चा कभी स्कूल गया नहीं वो क्या पढ़ पाएगा। तो कौन सी क्लास में एडमिशन हुआ था आपका? एडमिशन हुआ था, पहले तो ये था कि छठी का मैंने एक टेस्ट दिया था, उसमें पास हो गया था, तो वो तो रखा रहा। फिर 2 साल बाद 8वीं में मेरा एडमिशन हुआ, छठी के आधार पर 8वीं में। अच्छा, बहुत अच्छे। वहाँ से फिर आपकी जो संघर्ष की यात्रा थी वो तीव्र गति से चलने लगी। जी, तीव्र गति से चल। आपकी बहुत मार्मिक जीवन संघर्ष की जो यात्रा है बहुत मार्मिक है और जानकर मतलब हम किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन आज एक ऐसे व्यक्ति को अपने सामने रूबरू देखकर मैं सचमुच हृदय से मैं आपके मन के लिए मेरे मन में सम्मान आ गया कि देखिए कहाँ से। और जो भी बचपन में एक छोटा बच्चा होता है, एक मासूम बच्चा होता है, उसको तो प्यार चाहिए होता है माता पिता का या परिवारजनों का, और जब वो न मिले और जब उसी बच्चे को अपने लिए रोटी और कपड़े का इंतजाम करना पड़े तो शिक्षा कहाँ से आएगी। पर महत्वपूर्ण बात यह है कि वहाँ आप जो संघर्ष कर रहे थे, बावजूद उसके आपने PhD तक शिक्षा ली, बल्कि उसके बाद भी आपने MPhil PhD और DLit भी किया, और उसके बाद आप दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष हैं, अनारक्षित पद पर आप प्रोफेसर नियुक्त हुए। ये जो आपकी उपलब्धियां हैं, इनके पीछे छिपा संघर्ष, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ये मान के चलते हैं कि जो व्यक्ति इतने उच्च पद पर बैठा है तो निश्चय ही उसको इस समाज ने, उसके परिवार ने, व्यवस्था ने सपोर्ट किया होगा, और उसका ये जो यात्रा है बहुत ऐसी होगी जैसे कि बादलों पर चल करके वो वहाँ पहुँच गया हो। मैं आपके प्रति बहुत ही सम्मान से भर उठी हूँ, और मैं आपके जो थीसिस है कि दलित पत्रकारिता पर पत्रकार अंबेडकर का प्रभाव, मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये पत्रकार अंबेडकर के बारे में आप हमें कुछ बताएं, हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। देखिए, ऐसा है कि बाबा साहब अंबेडकर के कृतित्व के तमाम पहलुओं पर लोग बात करते हैं, जानते भी हैं, लेकिन एक पत्रकार रूप जो है एक तरह से पर्दे के पीछे ही रहा, उसके बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं था। उसका एक कारण तो ये था कि वो मराठी में उनका काम था। इधर जो अनुवाद होके बाबा साहब का काम सामने आया, विभिन्न विषयों में जो उनका काम है, चाहे वो अर्थशास्त्र में है, चाहे विधि में है, समाजशास्त्र में, तो वो अंग्रेजी से ट्रांसलेट, आप तो जानती हैं सारी रचनावलियाँ भारत सरकार ने अनुवाद करा दी तो वो आई, लेकिन उनका मराठी से अनुवाद नहीं हुआ। मैं क्या था कि मैं जब बल्कि BA करते ही मैं अखबारों से जुड़ने लगा था। अखबारों से इस रूप में कि मैं पहले तो आज भी मेरे अखबार पढ़ने की बहुत तीव्रता रहती है, तीव्र इच्छा रहती है। वो
तो मैं अखबार पढ़ता था तो उसमें मेरे जहन में कुछ सवाल खड़े होते तो मैं संपादकों के नाम चिट्ठियां लिखा करता था जी। और ये एक बार मैं अमर उजाला में मैंने कुछ लिखा और उस समय बरेली एडिशन निकलता था, उसमें संपादकीय पृष्ठ देखते थे वीरेंद्र डंगवाल, वो साहित्य अकादमी अवार्ड भी उनको बाद में मिला और वो बड़े कवि और अच्छे लेखक थे जी। तो उन्होंने मुझे एक बार बुलाया अपने पास। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पत्र तो लेखों से भी भारी होते हैं, वो अलग बात है कि हमारे पास जगह नहीं होती, तो तुम ऐसा करो कि अमर उजाला के लिए काम करो। तो मैं चंदोसी तो से पीएचडी से पहले की बात है, मैं पीएचडी की बैकग्राउंड बता रहा हूँ कहाँ से शुरू हुई। तो उस समय साथ ही मैंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में कोशिश की पीएचडी में एडमिशन लेने की। मैंने 3 बार एंट्रेंस पास किया, लेकिन मैं चूँकि दलित पत्रकारिता पर, दलित सवालों पर काम करना चाहता था, तो यहाँ के हमारे जो मार्क्सवादी शिक्षक थे उन्होंने वो नहीं लिया, मुझे एडमिशन ही नहीं दिया। अच्छा। 3 बार एडमिशन नहीं दिया, बड़े बड़े नाम वाले लोग थे वैसे। तो मैंने वीरेंद्र डंगवाल से कहा कि आप मुझे पीएचडी कराइए जी। तो उन्होंने और वो भी मैं वो है डॉक्टर अंबेडकर की पत्रकारिता पर करना चाहता हूँ, पत्रकार अंबेडकर जी। तो उन्होंने कहा कि ये विषय तो बहुत नया है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन करोगे कैसे? तो मराठी में है उनका काम। तो मैंने कहा मैं कोशिश करता हूँ। और संयोग ये हुआ कि उस समय बसंत मून संपादक थे और उनसे मुझे मूक नायक की फाइल मिल गई और इधर जो है कुछ डानिया वो डिक्शनरी वगैरह लाया और मैंने मराठी सीखने की कोशिश की। अच्छा। और लेकिन उसमें मुझे कठिनाई आ रही थी। संयोग ये हुआ कि कौशल्या वासंती नाम की महिला जो महाराष्ट्र की थी वो यहाँ मुनीरका में रहने लगी। ठीक है। और मेरी पत्नी का संयोग से जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, तो वो नज़दीक ही हम लोग रहने लगे। अच्छा, कौशल्या वासंती मुझे ढूंढती हुई आई क्योंकि पत्रकार अंबेडकर के बारे में बताइए आप। पत्रकार अंबेडकर किस तरह से मतलब किस रूप में पत्रकार अंबेडकर? मैं बता रहा हूँ जी। मैं सीधा आपको वहीं ले चल रहा हूँ। बाबा साहब देख ये रहे थे कि जो समाचार पत्र हैं मराठी के, अंग्रेजी के जी। वो उनके काम को ठीक से पेश नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनकी आलोचना तो खूब छपती थी लेकिन उनके पक्ष में कुछ भी, उनके काम को सकारात्मक रूप से कोई अखबार नहीं दे रहा था। ठीक है। बल्कि केसरी जैसा अखबार उनका विरोध कर रहा था। अच्छा। जो उस समय के बाल गंगाधर तिलक का अखबार था। तो उन्होंने अपना अखबार निकालना तय किया। ये 1919 की बात है। मूक नायक जी। जब उन्होंने ये सोचा तो उन्होंने कहा कि इसका पहले विज्ञापन आना चाहिए। ठीक है। कि लोगों को पता चलना चाहिए कि हम अखबार निकाल रहे हैं। ठीक है। तो उन्होंने केसरी के लिए एक विज्ञापन दिया। ठीक है। तो केसरी ने बड़ी बेइज्जती के साथ वो विज्ञापन वापस कर दिया कि हमारे पास जगह नहीं है, हम अपने सौजन्य से नहीं छाप सकते। ठीक है। फिर दूसरी बार बाबा साहब ने उस विज्ञापन का जो पैसा बनता है नाप तोल कर, वो 1 आना या 3 आना ऐसा जो भी था वो भी भेजा। उसके बाद भी विज्ञापन नहीं छपा। अच्छा। किसी ने नहीं छापा। संयोग ये था कि उस समय छत्रपति साहू महाराज सामाजिक आंदोलनों में रुचि ले रहे थे। ठीक। और उनको ये पता चला एक उनके कर्मचारी के माध्यम से, अभी मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने उनको बताया कि डॉक्टर अंबेडकर अखबार निकालने की योजना बना रहे हैं लेकिन उनको आर्थिक समस्या है। तो छत्रपति साहू महाराज ने उस जमाने में 2500 का चेक डॉक्टर अंबेडकर को मूक नायक के लिए दिया। तो इस तरह डॉक्टर अंबेडकर ने मूक नायक निकाला। और पहला ही संपादकीय देखिए उसमें उन्होंने लिखा कि भारतीय समाज व्यवस्था जो है वो बहुमंजिली इमारत की तरह है। सही बात है। और उसमें
एक एक वर्ण एक एक मंजिल में रहता है। हाँ, हाँ। किसी में क्षत्रिय है, किसी में ब्राह्मण है, इसमें शूद्र है, इसमें वैश्य है। और एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर जाने की कोई सुविधा कोई नहीं है, रास्ता नहीं है। जो जिस मंजिल में, जिस तल में पैदा होता है, हाँ, तो उसी तल में मरता है। ये बहुत बड़ी बात थी जी। तो जब इंटरेक्शन नहीं है, जब कोई किसी का किसी से संवाद नहीं है, दुख सुख साझा करने की कोई स्थिति नहीं है, तो कहाँ से भाईचारा आएगा, कहाँ से संवेदना आएगी, कहाँ से अपनापन आएगा। तो ये कुछ भी हमारे अंदर इसलिए नहीं है क्योंकि हम अब अलग अलग खानों में रहते हैं, अलग रहते हैं। जरूरत इस बात की है कि सब मिश्रित हो। तो ये इस संपादकीय ने तहलका मचाया। और आपको और एक दिलचस्प बात बताएं कि जिस तिलक ने के अखबार में उनका विज्ञापन नहीं छपा, उन्हीं तिलक के बेटे थे श्रीधर बलवंत तिलक। वो डॉक्टर अंबेडकर के साथ आए। अच्छा। और उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर जो समाज सुधार का काम कर रहे हैं, मैं सपोर्ट करता हूं उनको। बहुत अच्छा। कि जब तक भाईचारा समाज में नहीं आएगा तब तक समाज सुदृढ़ नहीं होगा और समाज का विकास नहीं होगा। हाँ। और इसलिए मैं उनके समता का जो विचार है उसके पक्ष में हूँ। बहुत अच्छे। तो तिलक के अखबार में उनको नौकरी से बाहर कर दिया गया। और डॉक्टर अंबेडकर ने जो समता संघ बनाया था, उसके वो उपाध्यक्ष बनाए। अच्छा। हाँ, पूना के। और जब बाद में श्रीधर बलवंत तिलक ने आत्महत्या कर ली, और उसमें बहुत लंबा एक मृत्यु लेख जो है उन्होंने सुसाइड नोट जो है लिखा था। उसमें उन्होंने कहा कि मैं बहुत इस बात से परेशान हो गया हूँ कि समाज सुनने को तैयार नहीं है कि ये जो भेदभाव है, जो अस्पृश्यता है, ये समाप्त की जाए। इस बात को मैं उसी ईश्वर के चरणों में जाके अर्ज करूँगा कि हमारे देश के लोगों को सद्बुद्धि दे कि वो अपने भाइयों को पहचाने, प्रेम पैदा हो, ऊंच नीच समाप्त हो। ऐसा उन्होंने सुसाइड नोट लिखा था। ये दलित पत्रकारिता से आपका क्या मतलब है? दलित पत्रकारिता के क्या मायने हैं? मायने ये हैं कि देखिए, जिन लोगों को डिप्रेस्ड, बहिष्कृत, अस्पृश्य जो नाम मिले, वही लोग दलित कहलाए। जी। अब जिस तरह से डॉक्टर अंबेडकर को स्थान नहीं था अपनी बात कहने के लिए मीडिया में, उसी तरह से दलितों को भी नहीं मिला। तमाम देश हमारे हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सारी भाषाओं के दलित लोगों को अपनी बात कहने के लिए माध्यम ढूंढने पड़े। तो उन्होंने जो खुद अपने अखबार निकाले, खुद पत्रकारिता की, वो दलित पत्र। तो जैसा कि मैंने अपनी थीसिस का नाम दिया कि दलित पत्रकारिता पर पत्रकार अंबेडकर का प्रभाव, तो जो बात, जो मूल्य, जो विचार बाबा साहब अपनी पत्रकारिता में रख रहे थे, समानता की जो लड़ाई लड़ी जा रही, अस्पृश्यता के विरोध की जो लड़ाई लड़ी जा रही थी, दलित पत्रकारिता से आपका मतलब तात्पर्य ये है कि दलित व्यक्ति पत्रकारिता करें या कोई भी व्यक्ति कर सकता है, पर हो वो दलितों के हाँ, उसमें संबंध में, उनकी हित में। हाँ, इसमें देखिए दो बातें हैं हमेशा डिस्कस होती हैं। हाँ। ये भी कहा जाता है कि दलित साहित्य जो है वो है जो दलित लिखेगा या फिर दलित के बारे में लिखेगा। जी। अब अगर इस दृष्टि से सोचें तो फिर गांधी जी की भी पत्रकारिता फिर दलित पत्रकारिता हो जाती है। अच्छा। जैसे गांधी जी ने जब गोलमेज सम्मेलन के बाद क्या हुआ कि जब आपको तो आपने सब पढ़ा है, आपको पता है कि गोलमेज सम्मेलन में मसला ये उठा कि बाबा साहब ने ये सिद्ध किया कि गांधी जी ने और कांग्रेस ने दलितों के लिए कुछ किया नहीं है। जी। उन्होंने किताब भी लिखी कि कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया। जी। इस बात को रियलाइज किया गांधी ने। उन्होंने समझा कि हाँ, कुछ किया तो है नहीं, तो कुछ करना पड़ेगा, और नहीं करेंगे तो फिर जो विभाजन है या जो पृथकता की जो बात डॉक्टर अंबेडकर कर रहे हैं, सेपरेट इलेक्टेड की, वो तो जायज हो जाएगी। और मैं ये कह रहा हूँ कि मैं सबका नेता हूँ। गांधी जी ने कहा ही कि ये तो मेरे दिल के टुकड़े हैं, इनको तो मैं अलग होने ही नहीं दूंगा। तो फिर जब उन्होंने आकर ये साबित करने के लिए कि हमें भी कुछ करना है, तब उन्होंने हरिजन अखबार निकाला।
और आप देखिए कि वो अंग्रेजी में था, क्योंकि वो ये ब्रिटिश हुकूमत को ये बताना था कि देखिए हम काम कर रहे हैं, उनके सामने पेश करना था। डॉक्टर अम्बेडकर ने तो ये भी कहा था कि अगर ये दलितों के लिए है, हरिजनों के लिए, तो इसका संपादक भी हरिजन होना चाहिए। सही मायने में मूक नायक दलित पत्रकारिता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है और वो एक मानक है और एक आप कह सकते हैं कि वो पायदान है जहाँ से हम सीख सकते हैं। उसी पर आपकी पीएचडी थीसिस भी रही है। उस पर मेरी पीएचडी है, और बल्कि मैं केवल आपने एक और बुक भी लिखी है, मूक नायक के 100 वर्ष और अस्मिता के सवाल। हाँ, वो मैं ये सोच रहा था कि मूक नायक को 2020 में 100 वर्ष हो गए। 100 वर्ष हो गए, क्योंकि 1920 में वो आया था जनवरी में। तो मैंने ये सोचा कि ये 100 साल में मूक नायक का सफ़र या मूक नायक की जो भावना है या जो विचार है, उस तरह की पत्रकारिता का क्या असर हुआ है, और जो सवाल बाबा साहब ने उस समय उठाए थे उस समय के समाज को लेकर, इन 100 सालों में क्या वो सवाल सब हल हो गए, और वो सवाल हैं क्या? तो वो सवाल आपने अपनी पुस्तक के माध्यम से रखे हैं? वो रखे हैं, वो डिस्कस किया है मैंने। जैसे शिक्षा का सवाल है, जैसे देश में बहुत सारी जगहों पर मंदिर प्रवेश का सवाल आज तक बना हुआ है, और जिस तरह से जो है उत्पीड़न की घटनाएं हैं, हाँ, वो उन सब को मैंने ध्यान में रखते हुए वो सब लिखा और मूल्यांकन किया। मूक नायक का जो मेरा पीएचडी में अध्ययन है, उस निष्कर्ष को भी सामने रखा, और एक मुकम्मल किताब मूक नायक के 100 साल अस्मिता संघर्षों के सवाल वो तैयार की। उस किताब का भी अभी कन्नड़ अनुवाद आया है, अभी पिछले ही महीने, तो वो किताब काफ़ी सराही गई है। हिंदू अखबार ने इस पर एक कवर स्टोरी, जब यह किताब आई थी फरवरी 2020 में, एक कवर स्टोरी भी इस पर हिंदू ने दी थी। तो इस तरह से वो, और अभी आप देखिए, ये जो दलित पत्रकारिता की बात हम कर रहे हैं, अभी आप कह रहे हैं, वर्तमान में दलित पत्रकारिता किस रूप में है, या उसका कोई एक लेवल है या नहीं है, या गांधी जी के स्तर से ही हो रही है कि दूसरे लोग कर रहे हैं? देखिए ऐसा है, वो मैं जानना चाहती हूँ कि जब सेपरेट इलेक्टेड के खिलाफ गांधी जी ने अनशन कर दिया और पूना पैक्ट कायम लागू हो गया 1932 में, तो बात ये हुई कि अब संयुक्त जो है समाज में ही उनको अधिकार दिए जाएंगे। तो फिर अपेक्षा ये थी कि दलितों को अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, राष्ट्रीय पत्रकारिता में ही दलित पत्रकारिता शामिल होगी, राष्ट्रीय स्वरूप की जो पत्रकारिता होगी। लेकिन हुआ यह कि मीडिया में कहीं उनको जगह नहीं मिली। आप देखिए कि तमाम संपादक, तमाम स्तंभकार, तमाम जो है रिपोर्टर तक आपको कहीं दलित नहीं मिलते। इस पर कई रिसर्च भी हुई हैं। अच्छा। हाँ, कि सर्वे भी कई किए गए, आंकड़े भी हैं कि इस पर वो लोग नहीं लेते हैं मीडिया को, और वो जाति, हाँ, चौथा स्तंभ चौथा बढ़ गई है तो वो तो उस तरह से किसका मतलब जातीय पत्रकारिता हो रही है, राष्ट्रीय पत्रकारिता नहीं हो रही। तो कौन कर रहे हैं जातीय पत्रकारिता? जो जिनका वर्चस्व है, जो पत्रकारिता में पहले से कायम है, दलितों को तो उससे बाहर ही। मुझे तो कई बार क्या लगता है कि जैसे मंदिर में बैठा हुआ पुजारी जो है वो दलित से कहता है नहीं तुम पूजा नहीं कर सकते, वैसे ही संपादक की कुर्सी पर बैठा हुआ न्यूज रूम में संपादक वैसा ही पुजारी, वैसा ही देवता बना हुआ है कि दलित का विचार आएगा, दलित लेखक आएगा तो बाहर। अच्छा, ऐसा हो रहा है अभी भी पूरे देश में ये हो रहा है, बहुत अपवाद के लिए। अब देखिए, मैं अपने इसको धन्यवाद कर सकता हूँ कि मुझे थोड़ा जगह मिली जब इमराल पांडे ने एक पत्र लिख के मुझे, हिंदुस्तान की जब वो संपादक थी, उन्होंने कहा कि आप नियमित लिखिए। मैंने अपनी आत्मकथा का जो नया भाग आया है उसमें उनका पत्र भी डाला है। अच्छा। है, और उसमें अरविंद मोहन उस समय थे, तो वो उस समय लगाते थे, तो उसमें मैंने लिखा
विभांशु दिव्याल एक पत्रकार हुए और राष्ट्रीय सहारा का उन्होंने लंबे समय संपादन किया। उन्होंने मुझे एक स्तंभ दिया 3 साल चला, दलितवाच नाम से। अमर उजाला में मैं लंबे समय से, वीरेंद्र डंगवाल के समय से ही लिखता चला रहा हूँ। अभी भी मंथली आप पढ़ाते भी हैं जी, आप रिसर्च भी करते हैं जी, आपने शोध पत्र भी लिखे हैं जी, आपका जो जीवन का संघर्ष है उसने आपके व्यक्तित्व को एक तराशा है, एक इस रूप में लेकर के आए हैं कि आज आप दिल्ली विश्वविद्यालय के सर्वोच्च HOD बन के एक हिंदी विभाग के बैठे हैं। आपके पास जो स्टूडेंट्स आते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट आते होंगे मोस्टली, तो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होते होंगे जो, या PhD जो करना चाहते होंगे, उनकी क्या मानसिकता है? जो एक वर्ग विशेष से, जाति विशेष से जो बच्चे आते हैं, उनको कहीं ना कहीं उनके भी जीवन में कुछ ना कुछ संघर्ष तो देखिए सबके रहता है, उनके जीवन में थोड़ा ज़्यादा रहता है। उन्होंने आपसे कभी प्रेरणा ली हो? कोई ऐसी बात बताइए कि उससे किसी बच्चे का जीवन और अच्छा हुआ हो आपकी बात से, या आपने इस तरह से मार्गदर्शन किया हो उनका? ऐसे बहुत बच्चे हैं जिन्होंने मुझे ये बताया हाँ, कि हमारी पढ़ाई छूट गई थी। हाँ, हाँ, और हम जो पढ़ रहे थे हमें लग रहा था कि हम बहुत अभाव झेल रहे हैं जी। लेकिन जब आपकी आत्मकथा पढ़ी हाँ, हाँ, तो हमने लगा कि हमारे दुख, हमारी समस्याएं तो कुछ है ही नहीं। हाँ, हाँ, हमको खाना मिलता है, कपड़े मिलते हैं, हमको घर मिलता है, सब कुछ मिलता है, और तब भी हम नहीं पढ़ना चाह रहे। तो हमें पढ़ना चाहिए। वो व्यक्ति जिसके पास कुछ भी नहीं है और वो अपनी मेहनत से चलता चलता वहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय तक आ गया। आप देखिए, ऐसा है कि संकट में तो देश के बहुत बच्चे हुए, लेकिन कोई उठकर यहाँ तक आए, वो एक बड़ी बात है। या अपने मुंह में बड़ी बात कैसे कहूँ, लेकिन वो आप ये तो समझ ही रही हैं कि आसान नहीं है रास्ता, आसान नहीं है ना, क्योंकि इतनी बड़ी स्पर्धा है, इतना बड़ा कंपटीशन है किसी हर मोर्चे पर है। अब वो PhD के मानक हैं, इंटरव्यू के मानक हैं, सारी चीज़ों के मानक हैं, उन सबको पार करके ही तो हम वहाँ तक आएंगे। और जहाँ तक आपने कहा कि आप रिसर्च, अध्यापन और ये सब सारे एक साथ कैसे करते हैं, तो ऐसा है कि अध्यापन और रिसर्च, जैसे हम जिस स्तर के बच्चों को पर आते हैं, जैसे PhD के बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं या रिसर्च करा रहे हैं, तो जब करा रहे हैं तो कर भी रहे हैं, और बच्चों कैसे रिसर्च होनी है तो ये तो करके ही दिखाएंगे। और हमारा काम ही अगर क्वालिटी का नहीं होगा, अगर हमारा काम प्रेरक नहीं होगा, तो फिर बच्चे कहाँ से करेंगे। तो उसके लिए जाहिर सी बात है कि परिश्रम, गहन चिंतन, एकाग्रता और समर्पण, ये सब चाहिए, लगन। और इन सब के लिए फिर बहुत सारे सुखों को छोड़ना पड़ता है। जिसको लोग कहते हैं कि मस्ती कर रहे हैं, आराम समय बर्बाद कर रहे हैं, घूमने पे, वो कहीं ना कहीं से तो समय की कटौती। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वे पढ़ते हैं, जो एक बार जिनकी लौ लग जाती है कि मुझे पढ़ना है, वो पढ़ते ही हैं, चाहे लाख कट। अब आप देखिए ना, आपकी जीवन यात्रा कोई सुगम तो रही नहीं, बल्कि बहुत कठिन रही, लेकिन आपने एक अपने लिए रास्ता बनाया ना। नींबू के लिए भी आपने एक छंद बनाया, नींबू बेचने के समय, और लच्छे, जो अपनी पत्नी के लच्छे बेच आए थे, उसके लिए भी आपने छंद बनाया। और जो आपके प्रेमपाल यादव जी, जो आपके टीचर थे, वो आपके जीवन में उस तरह से आए जिस तरह से डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन में केलुस्कर जी आए थे। तो मैं ये समझती हूँ कि इस प्रकृति में, इस जो भी हमारे आसपास का जो इकोसिस्टम है, उसमें कोई ना कोई शक्ति या कोई ना कोई फोर्स, जिसे लाइफ एनर्जी, लाइफ फोर्स कहते हैं, वो हमें मिलती है अगर हम ठान लें कि हमें करना है। जी। आपने ठान लिया, जबकि आपके परिवारजनों ने आपको वहाँ शिक्षा से वंचित किया, फिर भी आपने ठान लिया। आपको एक समय पर एक सिख परिवार से भी एक गोद लेने की एक व्यवस्था हो रही थी, लेकिन नहीं हो पाई। फिर भी आप आज दिल्ली विश्वविद्यालय के एक विभाग के अध्यक्ष के रूप में बैठे हैं। इतने सारे लोगों को आप प्रेरणा दे रहे हैं, बच्चों को प्रेरणा दे रहे हैं, हम जैसे व्यक्तियों को प्रेरणा दे रहे हैं। आपका लेखन का कार्य जारी है। आपने ऐसे ऐसे मुद्दे और विषय उठाए हैं जिनसे
हर किसी को, सब लोगों को एक नया पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है, एक नई सोच मिलती है कि अच्छा ये बात ऐसे है, ऐसे भी हो सकती है। तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं आज आप डायलॉग्स पर आए उसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपका भी बहुत और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप समाज के लोगों को प्रेरित करते रहें अपने लेखन से और अपने अध्यापन से। नमस्कार। नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत नमस्कार। आप के प्रतिक्रियाओं और कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। हमसे जुड़ने के लिए और सामाजिक मुद्दों पर और एपिसोड देखने के लिए आप अभी डायलॉग्स को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।